हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर वन है, यानी कि आपके शैक्षिक मूल्यांकन। आज से उसकी आपकी राजन की सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो आप सभी के लिए आपका जो समावेशी शिक्षा है उसकी क्लास करा दी गई है। अब आपका जो है शैक्षिक मूल्यांकन स्टार्ट कराया जा रहा है। तो इन चीजों को कराने का एक उद्देश्य ये है कि आप लोगों को जो पढ़ाया गया है सिलेबस में, ठीक उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि किस तरह के एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और आप लोगों का कौन सा चीज कितना तैयार है, या फिर उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, ठीक बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, उनके लिए है ये। मान लीजिए कि जैसे वो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो वो इस सीरीज के द्वारा क्या कर सकते हैं कि वो आराम से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि उसके लिए उनको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे तो आपको अब तक पता ही चल गया होगा कि बहुविकल्पी आपका टोटल 15 क्वेश्चन आता है और आपके 15 नंबर भी आपके मिलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला है आपका, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। यानी जो आपका उपचारात्मक शिक्षण होता है उसमें किस चीज का जो है चयन किया जाता है। तो उसमें क्या चयन किया जाता है कि आपकी जो शिक्षण नीतियां होती है ना, उनका चयन किया जाता है। शिक्षण नीतियां एवं युक्तियों का चयन किया जाता है। ठीक? दूसरा क्वेश्चन है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार बताइए। यानी कि पूछ रहा है कि आपको जो प्रार्थना स्थल है, यानी जहाँ पे आप लोग को प्रेयर कराया जाता था स्कूल में, अब वहां पे जो नवाचार का मतलब क्या है कि नई चीजें लाना ना, शिक्षा में नया जो सुधार होता है अच्छे के लिए। तो वही कह रहा है कि प्रार्थना स्थल में इस टाइम पे कौन सी गतिविधियों में नया मतलब कि बदलाव आया है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अब स्कूल में ड्रम होते हैं, जब आपका पीटी वगैरह कराया जाता है तो ड्रम से कराया जाता है, एक ढोल की तरह होता है बड़ा सा। आपके संगीत का यूज होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा। ड्रम और संगीत दोनों जो है प्रार्थना स्थल पे यूज होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। तो आपका जो रेड क्रॉस है इस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। तो देखते हैं, सेवा करना, स्वास्थ्य में वृद्धि, मातृत्व का विकास और परीक्षाओं को तैयार करना। देखिएगा, आपको जो रेड क्रॉस सोसाइटी होता है ना, इसका ये मतलब कि एक तरह से एक संस्था समझ लीजिए है। ये क्या करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं, मातृत्व का विकास करते हैं, लेकिन ये परीक्षाओं को तैयार नहीं करते। ये सोसाइटी समाज से संबंधित चीजों को करते हैं। ठीक, इसलिए आपका नहीं पूछा है तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये परीक्षाओं को तैयार नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो आपका जो मापन है ना, इसका सामान्य सिद्धांत जो संबंधित होता है वो गणित से होता है। किससे होता है? गणित से होता है। मापन का सामान्य सिद्धांत आपका गणित से संबंधित होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कितनी बार कॉन्टिन्यू आपका पूछा हुआ है। 18 में भी, 22 में, 23 में। ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई थी। तो आपकी जो ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई थी ना, वो आपके 1956 में विकसित हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका 2023 में पूछा हुआ है। मूल्यांकन होता है। तो आपका जो मूल्यांकन होता है ना, वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। मूल्यांकन आपका मात्रात्मक मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखेंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। आपकी जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसके स्टेप क्या है, यानी उसका सोपान क्या है। तो देखते हैं, शिक्षण उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन और सीखने से उत्पन्न अनुभव। आपका 19 में भी और 23 में भी पूछा हुआ है। तो आपका जो मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है ना, ये तीनों हैं यहाँ। ठीक है, शिक्षण उद्देश्य भी है, व्यवहार परिवर्तन भी है और आपके सीखने से उत्पन्न अनुभव भी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपके 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है
जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यानी यह कथन किसका है वो पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि शिक्षक और छात्र यह निर्णय करते हैं कि जो शिक्षण लक्ष्य है वो कितना प्राप्त किया जा चुका है या नहीं। तो यह कथन आपके क्रॉनबैक जी का है। किसका है? क्रॉनबैक जी का है। इनका कथन यही है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक और छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है, तो आपका प्रायोगिक यानी जिसमें प्रयोग किए जाते हैं, तो आपका प्रायोगिक मूल्यांकन किसमें होता है? आपको पता है, विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया और कृषि में। ठीक, आपका 23 में पूछा हुआ है। तो विज्ञान, भूगोल और कृषि में आपके प्रायोगिक मूल्यांकन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो आपका जो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है ना, वो विद्यार्थी होता है। कौन होता है? विद्यार्थी होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु आपका विद्यार्थी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें क्या नया चीज है, उसमें क्या नवाचार आया है। तो देखिएगा, अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा कक्ष, तो ये आपके तीनों नवाचार हुए हैं आपके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्लूप्रिंट है, तो ब्लूप्रिंट क्या होता है ना, क्वेश्चन पेपर बनाने की एक बेस होती है। ये 19 में, 22, 23 में लगातार पूछा हुआ है। तो ये ब्लूप्रिंट आपका क्या है? प्रश्न पत्र की आधारशिला है। ठीक है, क्या है आपकी? प्रश्न पत्र की आधारशिला है। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। 19 और 23 में पूछा हुआ है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो आपका जो क्रियात्मक शोध है ना, उसका मूल आधार ये होता है कि समस्या भी हमारी होगी और हल भी हमारा होगा। यही आपके क्रियात्मक शोध शोध का मूल आधार होता है। ठीक, तो आपका ये ऑप्शन सही होगा, समस्या भी हमारा और हल भी हमारा। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। दे रहा है क्वेश्चन में, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। यानी सामुदायिक सहभागिता यानी आपकी सोसाइटी से संबंधित जो चीजें होती हैं, जो सोसाइटी ग्रुप के लिए होते हैं, उसमें क्या नवाचार है। तो जैसे आपका एनसीसी हो गया है ना, एनसीसी हो गया, स्काउटिंग हो गया, रेड क्रॉस संस्था हो गई, तो ये सब आपके सब सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। तो इसलिए यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। ठीक, यानी ये तीनों आपके ऐसे हैं जो सामुदायिक सहभागिता में नवाचार का कार्य करते हैं। अगला का है आपका क्वेश्चन, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। तो यह कथन आपका रॉस जी का है, 22 में भी और 23 में भी पूछा है। लेकिन आपके उसमें सीरीज में टीपी नन का दिया हुआ है, जो कि गलत है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन आपके रॉस महोदय जी का है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है। तो आपके जो है पूछ रहा है कि ऐसा मतलब कि इसमें से किसका संबंध आपके मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है। तो सूचनाओं का, तथ्यों के विश्लेषण का, तथ्यों के व्यवहारिक प्रयोग का, जिन्हें रुचियों का यानी जो इंटरेस्ट होता है ना, वो आपके मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है। ठीक, अगर जो बच्चे पढ़े होंगे, क्लास लिए होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा। आपके जो मूल्यांकन के पक्ष होते हैं वो भावात्मक पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष होते हैं, क्रियात्मक पक्ष होते हैं। तो भावात्मक पक्ष में आपका क्या क्या आता है? रुचि आता है, संवेग आता है, यानी आपके जो इमोशन से जुड़े होते हैं। ठीक, तो जब आपका भावात्मक पक्ष आए तो या तो रुचि होगा, या तो संवेग होगा, या तो मनोवृत्ति होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन आएगा तो वहां पे भी और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतत और मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं। तो आपकी लगभग 5 क्रियाएं होती हैं। ठीक, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। कथन का है कि यह किसका कथन है। क्रियात्मक शोध का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णय एवं क्रियाओं का मार्गदर्शन, संशोधन तथा मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। तो यह कथन आपका कोरे जी का है। कि
किसका है? कोरे का है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मापन होता है, तो मापन जो है ना, आपका मापन जो है वो मात्रात्मक होता है। ठीक, और मूल्यांकन कैसा होता है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। तो आपके जो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है ना, वो व्यापक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आपके व्यापक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो ज्ञान बोध व अनुप्रयोग, ठीक, यानी ये किससे जुड़ा हुआ है? दिमाग से जुड़ा हुआ, माइंड से जुड़ा हुआ है। तो आपके संज्ञानात्मक पक्ष होगा, कॉग्निटिव पक्ष होगा। आपके जो संज्ञानात्मक पक्ष है ना, उसमें जो है आपके ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध से मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, चलिए अगला है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। यानी जब आपका सत्र यानी जब खत्म हो जाता है साल, तब जो मूल्यांकन किया जाता है, तो उसको वार्षिक मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। आपकी पूछ रहा है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। ठीक, तो उत्तम परीक्षण की विशेषता वैधता है, विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है, लेकिन कठोरता जो है वो आपकी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। छात्रों की रुचि, संवेग एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। अभी आपको ये क्वेश्चन ऊपर मिला था। ठीक है, तो आपके छात्रों की जो रुचि होती है, संवेग होता है, मनोवृत्तियां होती हैं, इनका संबंध मूल्यांकन के आपके भावात्मक पक्ष से होता है। किससे होता है? भावात्मक पक्ष से। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। यानी जब छात्र कोई मिस्टेक कर देते हैं, कोई त्रुटि कर देते हैं, कोई गलती कर देते हैं, तो उसके बाद जो है उन्हें दूर करने के लिए आपका जो आपका शिक्षण मतलब कि कहलाता है। क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं। आपके छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। ये पूछ रहा है, यानी कि जब हम छात्रों की त्रुटि को पता कर लेते हैं, फिर उनको जब दूर करते हैं, तो हम उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन चीजों को दूर करते हैं। ठीक? यानी कहने का मतलब ये है कि छात्रों की तरह जो त्रुटि हो जाती है, उसको दूर करने के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं, और उन त्रुटियों को जानने के लिए हम निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए, व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। यानी आपका जो व्यापक मूल्यांकन होता है ना, इसके द्वारा जो है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन करते हैं। आपका चाहे ज्ञानात्मक हो, चाहे भावात्मक हो, चाहे क्रियात्मक हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। यानी आपका मूल्यांकन का जो संज्ञानात्मक पक्ष है, उससे क्या क्या संबंधित है? अभी आगे हमने पढ़ा था, पीछे पढ़ा था, ज्ञान से, बोध से और अनुप्रयोग से। तो आपका ऑप्शन द सही है। चलिए अगला है आपका सतत मूल्यांकन कहलाता है। तो आपका जो सतत मूल्यांकन होता है, इसका मतलब होता है कि लगातार मूल्यांकन करते रहना। तो सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन, नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन, तो ये आपका पूरा ऑप्शन जो है वो सही। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं, तो आपके केवल सैद्धांतिक मूल्यांकन वाले, सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले, केवल मौखिक मूल्यांकन वाले, उपयोग से कोई नहीं। तो आपका विज्ञान, भूगोल और कृषि ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका हम मूल्यांकन मौखिक के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तम परीक्षण की विशेषता है। तो आपके उत्तम परीक्षण की विशेषता वैधता भी है, वस्तुनिष्ठता भी है, और आपकी विश्वसनीयता भी है। ठीक, तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है ना, कि बच्चों का जो प्रारंभिक ज्ञान है उसका मूल्यांकन किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन में बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भावात्मक पक्ष कहलाता है, तो आपका जो भावात्मक पक्ष है वो क्या कहलाता है कि बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन, बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष। जहां पे आपको रुचि आ जाए, संवेग आ जाए, मनोवृत्तियां आ जाए, तो वो आपका भावात्मक पक्ष कहलाएंगे। तो यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट का संबंध है, तो आपका जो ब्लूप्रिंट का संबंध होता है ना, वो प्रश्न पत्र निर्माण से होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है, तो आपका उपचारात्मक शिक्षण ऐसा शिक्षण होता है जिसमें हम बच्चों की गलतियों को, बच्चों की त्रुटियों को दूर करते हैं। ठीक, तो आपका ये ऑप्शन सही होगा, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से। अगला क्वेश्चन है बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो आप जो छात्र होते हैं ना, उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, ठीक, उन सब का जो पूरा डाटा रखा जाता है ना, उसी को छात्र प्रोफाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छात्र प्रोफाइल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? तो मापक के द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने कितना ज्ञान या कितना कौशल अर्जित किया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता नहीं है? सॉरी, क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है। समय अधिक लगता है, इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है, अनुभव जन्य होता है। आपका ये अनुभव जन्य होता है, यानी क्रियात्मक सोच की विशेषता यही है कि ये अनुभव यानी एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्रियात्मक शोध का जो संपादन होता है ना, वो कितने चरण में होता है? टोटल 6 स्टेप में होते हैं, 6 चरण में होते हैं। अब वो 6 चरण जो है वो आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कराया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है। क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं करता है। यानी जब हम क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते हैं ना, तो उस समय हम गुणवत्ता पे तो ध्यान देते हैं, मूल्यांकन पे तो ध्यान देते हैं, समय पे तो ध्यान देते हैं, पर व्यक्ति के ऊपर कोई भी मतलब इसको इतना वो नहीं किया जाता है, महत्व नहीं दिया जाता है। तो आपका ये ऑप्शन सही है। ठीक, यानी इसमें नहीं पूछा है, तो आपका पर व्यक्ति नहीं मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। यानी जब क्रियात्मक शोध हम करते हैं ना, तो कोई अगर समस्या का प्रस्तावित उत्तर यानी किसी समस्या का उत्तर की अगर हम कल्पना कर रहे हैं या पहले ही हम अनुमान लगा ले रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? परिकल्पना कहलाता है। ठीक, क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर आपका परिकल्पना कहलाता है। ठीक, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है। क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं। जो क्रियात्मक शोध होता है ना, उसका जो लक्ष्य है, ठीक है, जिसके लिए किया जा रहा है, उसे समष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखते हैं क्रियात्मक शोध का जो उपकरण है, पहले वो समझ लेंगे। आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, प्रश्नावली और अवलोकन, ये सब आपके क्रियात्मक शोध के उपकरण होते हैं। लेकिन आपका प्रत्याक्षण जो है वो किसी भी प्रकार का क्रियात्मक शोध का कोई उपकरण नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आधोपान शिक्षक कक्ष में करता है। यह कथन आपके रॉस जी का है। किसका है? रॉस जी का है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं, तो आपके जो निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न होते हैं ना, वो उदाहरणार्थ जो उदाहरणार्थ प्रश्न होते हैं वही आपके निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। देखते हैं। आपकी जो वस्तुनिष्ठ
वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उसमें समय की मितव्ययिता, यानी समय जो है क्या होता है, लगता है। आंसर देने में कम टाइम लगता है लेकिन पेपर बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। फलांकन की सुगमता, यानी जब टीचर आपकी कॉपी चेक करते हैं तो वहां पे अंकन यानी मार्क्स देने में सुगमता होती है, ठीक है। रचना एवं प्रशासन की सुगमता ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे पाठ्यक्रम की व्यापकता नहीं होता है, यहाँ पे सिलेबस का व्यापकता नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्या हमारी और हल भी हमारा, यह लक्ष्य है। तो यह लक्ष्य आपके क्रियात्मक शोध का है, किसका है, क्रियात्मक शोध का है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है, तो आपका जो शैक्षिक मूल्यांकन है इसका अंग आपका अधिगम अनुभव है, क्या है, अधिगम अनुभव, ठीक। अगला क्वेश्चन है, परिकल्पना होती है। तो परिकल्पना आपका क्या होता है, जब हम क्रियात्मक शोध करते हैं तो हम जब उस समस्या का समाधान का पहले ही अनुमान लगा लेते हैं, वही आपका परिकल्पना होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा, समाधान का पूर्ण अनुमान, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो आपका जो मापन का सामान्य सिद्धांत है ना, वो गणित से संबंधित है, किससे, गणित से संबंधित है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, तो यह कथन यस यस स्टीवेंस का है, किसका है, यस यस स्टीवेंस का है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं, तो आपके जो शैक्षिक उद्देश्य हैं इसके अंग आपके बालक भी हैं, समाज भी है और विषय वस्तु भी, ठीक। तो आपका ऑप्शन ये द सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाले क्षेत्र हैं, तो ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र, तीनों क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों के कौशल का विकास किया जाता है। आई बात समझ में, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, तो आपके अनुवाद, विवेचना और विस्तार जो है वो बोध के अंग है, लेकिन आपका अनुप्रयोग जो है ना वो बोध का अंग नहीं है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है। रॉस का कथन है, देखिए अभी जो हमने आगे क्वेश्चन किया था वहां पे कथन दिया था फिर नाम बताना था, तो वहां पे टीपी नन का आंसर सही है, बट यहाँ पे रॉस सही होगा। अब यहाँ से ये आपको क्लियर भी हो जाएगा कि रॉस जी का कथन ये है कि आपके बचाव ही निदान का उच्चतम स्तर है, ठीक। अगला क्वेश्चन है। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है, तो क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता जो होता है ना वो आपका उत्पादक भी होता है और उपभोक्ता, ये दोनों होता है, ठीक। उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है, यानी जो क्रियात्मक शोध करते हैं ना किन किन लोगों को क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है, तो आपके चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो आपके छात्र हो, चाहे वो एबीएस से हो, ठीक, सभी को आपके क्रियात्मक शोध करने का अधिकार होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है। स्टीफन एम कॉरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया है, तो स्टीफन एम कॉरे ने आपके क्रियात्मक शोध का प्रयोग किया है। तो अगला क्वेश्चन है। किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय कहलाता है, तो वो आपका मूल्यांकन कहलाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है, तो व्यापक मूल्यांकन का आशय व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से होता है, ठीक, व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से होता है। अगला क्वेश्चन है। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं, तो आपके क्रियात्मक शोध के जो प्रवर्तक हैं वो स्टीफन एम कॉरे हैं, कौन है, स्टीफन एम कॉरे हैं। अगला क्वेश्चन है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ था, तो आपका जो सतत एवं मूल्यांकन है ना इसका आरंभ 2009 में हुआ था, वो भी एनसीईआरटी के द्वारा, ठीक। अगला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए हैं, तो 60 अंक का प्राप्त करना है
तो आपका जो रीटा ने इसे 60 अंक प्राप्त किए हैं, तो इस 60 अंक का प्राप्त करना आपका मापन कहलाता है। मापन गणित से संबंधित है इस वजह से। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन है। प्रोफेसर एम कौरे की पुस्तक है, तो आपके जो प्रोफेसर एम कौरे हैं इनकी जो पुस्तक है वो आपकी है इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। ठीक, देखिए सब क्वेश्चन 18 में पूछे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? तो मूल्यांकन की जो शैक्षिक आवश्यकता है वो चाहे आपके छात्र हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो या आपके सोसाइटी हो यानी अभिभावक या समाज हो, सभी को जो है मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता होती है। ठीक, तो लगभग आज हमने 64 को क्वेश्चन किए हैं। कल से हम कंटिन्यू करेंगे। और आपको अच्छा लगा कि नहीं क्लास, कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।